गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो स्टार्ट करते हैं आज अपनी क्लास जनरल साइंस की, जो कि घटना चक्र पब्लिकेशन की बुक का पूर्वावलोकन का यहाँ पे फिजिक्स का थर्ड चैप्टर है, गुरुत्व के अधीन गति। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और यूपीपीसीएस प्री एग्जाम के लिए जो है अत्यंत महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है जनरल साइंस का। तो आप लोग इसको जो है शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट प्रश्न कोश, जो कि एमसीक्यू बेस है, घटना चक्र पब्लिकेशन का पूर्वावलोकन सामान्य विज्ञान। निम्नलिखित में से किसने जो है न्यूटन के निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो यह जो बताया था ब्रह्मगुप्त ने बताया था। आईएएस प्री 1995 में पूछा गया क्वेश्चन था। ब्रह्मगुप्त गुप्तोत्तरकालीन गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की तथा सर्वप्रथम यह बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। क्वेश्चन नंबर 2, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो ये आइजैक न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो न्यूटन ने किया था। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है। अंतरिक्षयान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह क्या करेगा? तो उसका सही आंसर होगा अंतरिक्षयान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण के अभाव में सेब अंतरिक्षयान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा के जो है तल के अंदर रहती है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है अपरिवर्तित, यानी कि आदर्श परिस्थितियों में वायु प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए किसी वस्तु को ऊपर से गिराने पर उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि उसका भार जो होता है उसका द्रव्यमान और उस पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण अपरिवर्तित रहता है। लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? तो इसमें जो है सभी साथ साथ पहुंचेंगे। आरएएस आरटीएस प्री एग्जाम 1992 में पूछा गया क्वेश्चन था। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दुगनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है अब जितना है उसका चौथा भाग। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। हवा की अनुपस्थिति में लोहे तथा लकड़ी के समान भार को समान ऊंचाई से गिराने पर वे एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे, परंतु हवा की उपस्थिति में लोहे तथा लकड़ी की समान भार की गेंदों को समान ऊंचाई से गिराने पर लोहे की गेंद पहले पहुंचेगी तथा लकड़ी की गेंद जो है बाद में गिरेगी। यूपीपीसीएस प्री 1992 में पूछा गया क्वेश्चन था। दो गेंदें ए तथा बी क्रमशः 10 किलोग्राम तथा 1 किलोग्राम की हैं। उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है क्यों? तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? तो भूमि पर दोनों ए बी एक साथ पहुंचेंगी। राइट आंसर सी हो जाएगा। मानव शरीर का भार होता है, मानव शरीर का भार जो है वो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो अधिकतम भार जो होता है वो हाइड्रोजन में जो होता है। किसी पिंड का द्रव्यमान सदैव नियत रहता है और उसका भार दो चीजों पर निर्भर करता है। फर्स्ट गुरुत्व बल पे और पिंड पर लगने वाला उत्क्षेप बल। दिए गए विकल्प में हाइड्रोजन सबसे हल्का और विरल माध्यम है, अतः इसके द्वारा लगाया गया उत्क्षेप बल सबसे कम होगा, अतः पिंड का भार हाइड्रोजन में सर्वाधिक होगा। कथन: चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। कारण: चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। तो ऑप्शन सी सही है। कथन सही है परंतु कारण जो है गलत है। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 भाग है। इसीलिए चंद्रमा पर व्यक्ति का भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 भाग होगा। इस प्रकार कथन सही है जबकि कारण सही नहीं है।
किसी पिंड का भार जो होता है वो ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में टी विस्थापन डी का जो है विवरण किसमें सही है प्रदर्शित है, तो ये सही प्रदर्शित है ऑप्शन ए में। ये इसमें ऑप्शन इज राइट आंसर। एक चिकना आनत तल क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर आनत है, जैसा कि दी गई आकृति में दिखाया गया है। एक पिंड ब्रह्मावस्था से प्रारंभ कर आनत पृष्ठ पर नीचे की ओर फिसलता है। अधस्थल तक पिंड को पहुंचने में लगा समय होगा, तो ये इस डायग्राम है और इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 1/sin और रूट में जो है 2h/g। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए, तब पृथ्वी के तल का जो है जी का मान होगा तो 2% बढ़ जाएगा। विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होगा, तो ये जो है कम हो जाएगा 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। भारहीनता होती है, भारहीनता जो होती है वो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति है। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड बाद उसका वेग होगा, तो 3 सेकंड बाद उसका वेग जो है वो 29.4 मीटर पर सेकंड होगा। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण जो होता है वो उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो रेडियम, पेंसिलिन, एक्सरे और चेचक, इसकी जो खोज किसने की थी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी, पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, एक्सरे की खोज डब्ल्यू के रॉन्टजन ने और चेचक की खोज एडवर्ड जेनर ने। ये टीका था चेचक, इसकी खोज की थी उन्होंने। पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते? अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य है। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है यदि अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है। जो प्राप्त होता है तो ये होता है ऑप्शन बी, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण से। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही रहेगा? तो ऑप्शन ए, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है डॉपलर प्रभाव द्वारा। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? तो ऑप्शन बी, केंद्राभिमुखी बल के कारण। लोलक की कालावधि यानी कि टाइम पीरियड कितना होता है? तो समय जो है लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, ऑप्शन बी सही है। प्राकृतिक के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो ऑप्शन ए, गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? तो जब लिफ्ट जो है त्वरित गति के साथ ऊपर जा रही होगी। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल जो होगा कम हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक सामान्य लोलक का दोलन चल रहा है, ऐसे में जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है त्वरण शून्य होता है।
हर आवर्तन में गोलक को 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसकी गति और त्वरण दोनों शून्य हो जाते हैं। सामान्य दोलक का जो है दोलन आयाम समय के साथ साथ कम हो जाता है। तो ऑप्शन इसमें जो है सी सही है, 1, 2 और 4 सही है। तीसरा कथन जो है इसमें सही नहीं है। ये कुछ सेगमेंट्स हैं। सरल आवर्त गति करने वाला पिंड जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता, उसका त्वरण शून्य होता है, वेग अधिकतम होता है, गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। जब पिंड गति के बिंदु अंतः बिंदुओं चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसका त्वरण अधिकतम होता है, उस पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल अधिकतम होता है, गतिज ऊर्जा शून्य होती है, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है, वेग भी जो है शून्य होता है। कब? जब पिंड गति के अंतः बिंदुओं चरम स्थिति पर पहुंचता है तब ये कंडीशन फॉलो होती है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? तो इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग जो है उसके वर्ग माध्य के मूल वेग से कम होता है। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है शीतकाल में, सर्दियों में चल सकती है तीव्र चाल से। R8S में पूछा गया था। पृथ्वी का पलायन वेग जो है वो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? वस्तु अंतरिक्ष में चली जाएगी? नहीं जाएगी, वह वापस पृथ्वी पर आ जाएगी। तो ये ऑप्शन सही है, वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। स्थूल पदार्थों के गुण नेक्स्ट चैप्टर है। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है, तो इसकी गोलाकार आकृति का कारण पृष्ठ तनाव होता है। पानी की बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण है पृष्ठ तनाव। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्योंकि जल में पृष्ठ तनाव होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसीलिए होते हैं क्योंकि जल में साबुन घुलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। बुलबुले के अंदर का दाब सदैव बाहर के वायुमंडल दाब से अधिक होता है। द्रव बिंदु की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है तो पृष्ठ तनाव। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है तो घर्षण। यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? तो इसमें जो है छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा, यानी कि जो छोटा है वो और छोटा हो जाएगा, जो बड़ा है वो और बड़ा होता जाएगा। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का तनाव तल जो होता है वो तल तनाव पानी से कम है। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है? त्रिज्या जो है वो बढ़ जाती है इसकी। यूपीपीसीएस प्री 2019 में क्वेश्चन आया था। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है? त्रिज्या बढ़ जाती है उसकी। मिट्टी का जो तेल होता है केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि जो उसका घनत्व होता है वो पानी के घनत्व से कम होता है। एक ही पदार्थ से बने 4 तार जिनकी विमाएं नीचे दी गई हैं, अलग अलग बार एक ही भार से खींचे जाते हैं, उनमें से किस एक में अधिकतम अनुदैर्ध्य प्रवृत्ति होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 3 मीटर लंबाई और 1.5 mm वाला तार जो होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशकत्व तो एकमात्र कारण नहीं है? तो ऑप्शन डी, पौधों की जड़ों से जल का जो उसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण है तो पृष्ठ तनाव। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि केशकत्व की प्रघटना नहीं होती तो केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता।
कोई मृदु पेय का उपयोग करने के लिए स्ट्रॉ का प्रयोग नहीं कर पाता। स्याही शोक पत्र का आम करने में विफल हो जाता। बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते। तो ऑप्शन बी केवल 1, 3 और 4 जो है सही है। 2 सही नहीं है कि कोई मृदु पेय का उपयोग करने के लिए स्ट्रॉ का प्रयोग नहीं कर पाता। एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है क्योंकि इसका कारण है तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज्यादा है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार जो है बढ़ जाएगा। ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता जो होती है वो घटती है। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है पास्कल का नियम। सबसे ज़्यादा श्यानता होती है तो सबसे ज़्यादा श्यानता शहद की होती है, सबको पता है। मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल ने भारतीयों विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के सामाजिक जीवन में निम्नलिखित में से किसके संबंध में क्रांति ला दी है। तो ऑप्शन ए 1 और 2 यानी कि लोगों के आवागमन के संबंध में और लोगों के जुड़ाव के संबंध में। बैरोमीटर पठन में जो है अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है। तो मौसम जो है तूफानी होगा। अगर बैरोमीटर के जो पैमाने का ताप जो है पठन जो है अगर नीचे गिरता है तो उसका मतलब होता है मौसम तूफानी होने वाला है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है क्योंकि वायुदाब में कमी के कारण। ऑप्शन ए सही है इसका। नीचे दिए गए 4 क्षेत्रों वाले एक फुब्बारे के चित्र का जो है ध्यान दीजिए। ये चित्र है, इस पे ध्यान दीजिए। फव्वारे के कौन से छिद्र से पानी अधिकतम दूरी तक फेंका जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 नंबर से। जो 1 नंबर है ये पानी को अधिक दूरी तक फेंकेगा, इसकी जो डिस्टेंस कम होती जाएगी। कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है क्योंकि किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण से होता है। तो यह जो घटना जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस जो होता है अधिकतम होती है इसलिए। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं क्योंकि पानी का घनत्व तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है। तो इसका राइट आंसर है एस्फॉल्ट। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं क्योंकि ऑप्शन सी सही है, झील की तली पर जो है जल नहीं जम पाता। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है तो इसका घनत्व जो है वो अपरिवर्तित रहता है। लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। लोहे का अपेक्षित घनत्व जो है पारद के अपेक्षित घनत्व से कम होता है, तो ये पारा है यहाँ पे। इसका जो आंसर सी है। ए सही है परंतु आर गलत है। पानी का अपेक्षित घनत्व जो सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है तो सर्वाधिक 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस। लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है। तो लोहे का घनत्व तो पानी से अधिक है तथा पारे से कम। जल का अधिकतम घनत्व होता है तो जल का अधिकतम घनत्व जो होता है वो इसमें 273 केल्विन होगा। आंसर बी 277 केल्विन पे। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बनी जहाज पानी पर तैरता है क्योंकि सुई का अपेक्षित घनत्व जो होता है उसके द्वारा हटाए गए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण है ऑप्शन सी अपकेंद्रीय बल।
लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? तो ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव के कारण। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका घनत्व। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो टेक्नीशियम। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार होगा 0। आरओ में पूछा गया था, समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के जो है ऊपर होता है? तो इसका जो भार होता है वो होता है 1/9 भाग। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह थोड़ा ऊपर उठ जाता है। ऑप्शन ए सही है, कुछ ऊपर उठता है। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? तो इसका जो प्रभाव है उतना ही रहेगा जितना पहले था। कथन ए, जब कोई जहाज पानी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। सागर के तल का घनत्व तो पानी के तल के घनत्व से अधिक है। तो ऑप्शन ए सही है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है शरीर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो शरीर डूब जाएगा। स्थित विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है विश्राम की स्थिति से। ऑप्शन बी सही है। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि जो है समुद्री जल नमकीन होता है, समुद्री जल गहरा होता है, समुद्र का जल भारी होता है, समुद्र का जल हल्का होता है। सही आंसर है, समुद्र का जल नमकीन ही होता है। 45 का ऑप्शन है। सोडियम क्लोराइड तथा अन्य लवणों की अधिकता के कारण समुद्री जल नमकीन होता है। फलतः समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है तथा उसमें उत्प्लावकता भी अधिक होती है, इसीलिए समुद्र के जल में तैरना आसान होता है। 3rd चैप्टर है अपना प्रकाश। तो इसकी कुछ हेडिंग्स हैं। निर्वात में जो है प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁻18 10⁸ 8 3 × 10⁸ होती है। जल में 2.25 × 10⁸, कांच में 2 × 10⁸ और हीरा में 1.24 × 10⁸। निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी? तो 200 से 280 न्यूटन मीटर। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? तो सौर विकिरण जो है 400 से 700 न्यूटन मीटर में दिखता है। दृश्य प्रकाश का दहर्यमान प्रसार होता है तो ये होता है 390 से 780 न्यूटन मीटर के बीच। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य की सीमा है तो ये है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है। निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? तो प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। मानव आंख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही है वह है 5500 एंगस्ट्रॉम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए सत्य है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तो ये होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानतः है तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की गति है, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है तो अधिकतम निर्वात में होता है। ऑप्शन सी सही है। और सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग समय लगता है तो 8 मिनट का समय लगता है, कुछ सेकंड और है लेकिन राइट आंसर 8 मिनट। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 8 मिनट में। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? तो कांच से।
प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे हैं तरंगदैर्घ्य और वेग। हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है। तो ये बोनस वाला क्वेश्चन था झारखंड पीसीएस 2021 में। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा है। किसी माध्यम में प्रकाश का वेग उस माध्यम के प्रकाशिक घनत्व पर निर्भर करता है जो कि माध्यम के भौतिकी घनत्व से भिन्न होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है? तो उसकी आवृत्ति जो है वो अपरिवर्तित रहती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलती है? तो इसमें जो है उसकी आवृत्ति नहीं चेंज होती। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो उसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अविलंब से दूर हट जाती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? तो प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये करता है पूर्ण आभ्यंतक आंतरिक परावर्तन पे। प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है नियोन। प्रकाश ऊर्जा ऑप्टिकल फाइबर्स में संचरण निम्नलिखित घटना के अनुप्रयोगों द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो ऑप्शन ए बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का। निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? तो ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का यूज किया जाता है। तंतु प्रकाशिकीय संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तो ये होता है ऑप्शन ए प्रकाश तरंग में। मृगमरीचिका का कारण है तो मृगमरीचिका का जो कारण है वो है पूर्ण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन एक सही है। 1, 2, 3 तंतु प्रकाशिकीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है, सही है। प्रकाशिकीय तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपयोग अत्यधिक कम होता है। और तीसरा है प्रकाश तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है, ये सही है। मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है प्रकाश के संकलन आंतरिक परावर्तन पे। मरीचिका का बनना उदाहरण है कुल आंतरिक परावर्तन का। मृग तृष्णा उदाहरण है, मृग तृष्णा जो उदाहरण है वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। और एक एंडोस्कोप है, एक एंडोस्कोप जो है वो एक क्या है? तो वो है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर जो है विचार कीजिए। ऑप्शन सी सही है इसमें, क्योंकि स्थलीय तापन और प्रकाश अपवर्तन जो है मरीचिका बनती है, इनके कारण दोनों की मरीचिका बनती है। कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए, हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है, कारण हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। तो ऑप्शन सी सही है, ए सही है, परंतु आर गलत है। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीकी का नाम है ऑप्शन डी होलोग्राफी। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो होलोग्राफी का। जब एक सीडी यानी कि ऑडियो एवं वीडियो प्रणालियों में प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर।
एक इलेक्ट्रॉनिक स्पंज को फास्फोरस कॉटेट्स पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को जो है पर्दे पर जनित करना कहलाता है रोस्टर स्कैन। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं, सभी पारदर्शी माध्यम के। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन डी सही है 3 और 4। रेडियो तरंगें द्रुतगामी दोलायमान वैद्युत धाराओं से उत्पन्न होती है और अतिचालन वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस जो है डॉपलर के परावर्तित लघु रेडियो तरंग प्रभाव का उपयोग करती है। ध्वनि के पुनरुत्पादन के लिए एक सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन सी लेजर बीम का। कथन है एक चलचित्र में पूरी फिल्म के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सामान्य 24 फ्रेम प्रति सेकंड प्रक्षेपित किए जाते हैं और आंख की रेटिना पर निर्भर प्रतिबिंब उद्दीपन हटाने के बाद 0.1 सेकंड तक बना रहता है। तो ऑप्शन सी सही है, ए सही है परंतु आर गलत है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। दूरदर्शक के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि पृथ्वी की सतह पर गोलाकार है। क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दो आंखों का होना अधिक उपयुक्त है? तो ऑप्शन डी, इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन बी, मनुष्य की आंख लाल रंग के सबसे अधिक सुग्राही होती है। यूपी आरओ प्री एग्जाम 2021 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है, कथन सही नहीं है। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है। ऑप्शन बी, आवृत्ति मॉड्यूलन। इसमें देखेंगे हम दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा होता है, वह उल्टा होता है। मनुष्य का कान 1000 से 5000 हर्ट्ज की आवृत्ति हेतु सबसे सुग्राही होता है। मनुष्य की आंख पीले हरे रंग के लिए सबसे सुग्राही होती है। हमारे कानों द्वारा सुनी गई ध्वनि का प्रभाव हमारे मस्तिष्क में 1 सेकंड के 1.10 विभाग तक बना रहता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटकों में से किस एक के कारण होता है? अल्ट्रावायलेट प्रकाश के कारण। हीरे किसी तार का रंग दर्शाता है, उसका ताप। यदि सायन हरितलाभ नीला और मैजेंटा रक्ताभ नील लोहित रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग नीला होता है। एक और दो दोनों ही सही है। प्रकाश रंग निर्धारित होता है इसके तरंग दैर्ध्य से। ऑप्शन बी सही है इसमें। वायुमंडल में प्रकाश का विस्तरण जो है के कारण होता है, तो धूलकण। निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य है? तो ऑप्शन डी लाल रंग का। वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित में से किसकी वजह से होता है? तो ऑप्शन बी धूलकण की वजह से। सबसे कम वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है बैंगनी। वायुमंडल में प्रकाश की प्रसार का कारण है धूलकण। दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग है ऑप्शन डी बैंगनी। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? ऑप्शन ए नीले प्रकाश में। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण है ऑप्शन ए अपवर्तन। सफेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? तो ऑप्शन बी लाल रंग। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है ऑप्शन सी बैक्टीरियो द्वारा। कथन ए, प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी होता है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से अधिक होता है। तो ऑप्शन जो है डी इसमें सही है, ए गलत है परंतु आर सही है। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि इसकी तरंगों की धैर्य लंबाई सर्वाधिक होती है।
आकाश का नीला रंग इस कारण होता है तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आकाश नीला दिखाई पड़ता है प्रकाश प्रकीर्णन के कारण। आकाश नीला प्रकाश प्रकीर्णन, एक ही क्वेश्चन को कई बार पूछा गया। इसमें भी जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1 और 3, यानी कि आकाश के नीला दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है और सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। समुद्र नीला प्रतीत होता है आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। अस्त होते समय सूर्य जो है लाल दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों में परावर्तित करती है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है डॉपलर प्रभाव पर। जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो वह दिखाई देता है काला। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में से किसका उपयोग किया जाता है तो उत्तल दर्पण का। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का। दाढ़ी बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है अवतल दर्पण का। किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच रखे बिंब के प्रतिबिंब की प्रवृत्ति क्या होगी आभासी तथा सीधा। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे अधिक उचित है तो ऑप्शन बी ऊपर उजला नीचे काला। कार में पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है ऑप्शन सी उत्तल दर्पण का। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है ऑप्शन बी काल्पनिक और बड़ा। जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होती है ऑप्शन डी अनंत। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग अलग करने का क्या तरीका है तो ऑप्शन ए एक प्रिज्म में से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को 2 समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे तो ऑप्शन डी अनंत। जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा 2 थीटा। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम है नीला हरा और पीला। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है ऑप्शन ए प्रिज्म द्वारा। अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य दिखाई देता है तो ऑप्शन बी हरा रंग। इंद्रधनुष के तीनों सीमांत वर्णपट होते हैं बैंगनी और लाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि कोई व्यक्ति पानी भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है तो उसे सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट लगेगा। ऑप्शन 2 है यदि पानी के अंदर कोई व्यक्ति जल तल से ऊपर जो है एक सिक्के को देखता है तो सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लगेगा। 1 और 2 दोनों ही सही है। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है यह नहीं देख सकते। जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है अवतल लेंस की तरह। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है अपसारी लेंस जैसा। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं उत्तल लेंस और एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है तो इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का ये गलत है क्योंकि उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग जो है नतोदर कॉन्क्लेव का यूज करते हैं। पढ़ने में काम आने वाले ग्लॉसेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं उत्तल। निकट दृष्टि दोष
को ठीक किया जा सकता है अवतल लेंस के द्वारा। मायोपिया निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है अवतल लेंस से। आंख में संकेंद्रण होता है लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा। निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है अवतल लेंस द्वारा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन डी, एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगियों के कान, नाक, गले आदि की जांच में प्रयोग किया जाता है, ये सही नहीं है। लेंस की शक्ति मापी जाती है डायोप्टर में। खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह क्या है? नतोदर दर्पण। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25। लेंस की क्षमता मापी जाती है डायोप्टर में। और सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट जो 25 सेंटीमीटर। यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी 50 सेंटीमीटर। मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। आंख के लेंस का फोकल दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होती है? तो ये होती है सिलिसियरी मांसपेशियों के। धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दृष्टिपटल रेटिना में। समान फोकस दूरी वाले कांच के दो लेंस जिसमें एक उत्तल तथा दूसरा अवतल लेंस है एक दूसरे से सटाकर रखे गए हैं। इस युग्म का व्यवहार होगा ऑप्शन सी, कांच की समतल चादर की भांति। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? तो ये बनता है रेटिना पे। आईएएस प्री में पूछा गया क्वेश्चन था कैमरे का द्वारक और कपाट गति का निम्नलिखित में से कौन सा संयोग अधिकतम उद्भाषण होने देगा? तो ऑप्शन ए F20 1/16। मनुष्य की आंख किसी वस्तु पर प्रतिबिंब बनाती है तो ऑप्शन डी रेटिना पर। आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो ऑप्शन ए फिल्म से। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं, ये हैं लाल, हरा, नीला। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है डी 7। निम्न रंगों में विषम को पहचानिए। भूरा। वे कौन से मूल वर्ण हैं जिनसे टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं? तो ऑप्शन ए लाल, हरा, नीला। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग हो जाता है सफेद। निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो काला। इसमें ऑप्शन 1, 2, 4 सही है। जो है गोधूली से सूर्य का अमाप, उषा काल में सूर्य का रंग और आकाश में तारों का टिमटिमाना दृष्टि भ्रम है। ये 3 रंग मूल रंग है लाल, हरा, नीला। नीला, हरा, लाल। तो आज के लिए इतना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्द। धन्यवाद।